ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। जो हम लोग कल बात कर रहे थे एनर्जी, अब इसमें हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर और रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी सोर्सेस के बारे में। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट आपका आता है एनर्जी सोर्सेस का। एनर्जी सोर्सेस में हम लोग देखेंगे किस किस टाइप के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। सबसे पहला देखिए, ये होता है डीसी सोर्स। सबसे फर्स्ट सोर्स की हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों का है डीसी सोर्स। ठीक है, सेकंड जो आपका आता है वो एसी सोर्स होता है। मेनली दो टाइप के सोर्सेस आपके एनर्जी सोर्सेस हैं, पहला डीसी सोर्स है, दूसरा एसी सोर्स। ठीक है, और इसमें अलग अलग डीसी सोर्सेस अलग अलग एसी सोर्सेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डीसी सोर्सेस में सेल आती है, सेल का ढेर सारा कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, इसका सिंबल देखिए क्या होता है। सिंबल सेल का जो कुछ इस तरह से है आपका, जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, एक सेल का सिंबल, ये सिंबल हो गया सेल का, जिसमें प्लस माइनस पोलरिटी इसकी हो गई। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ निगेटिव टर्मिनल है, और ढेर सारे सेल को जब हम कनेक्ट कर देंगे एक साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ठीक है, जैसे इसके निगेटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, फिर इसके निगेटिव के साथ एक और पॉजिटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देंगे अगर, तो इसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक सेल हो गया सिंपल, और ये बैटरी हो गई। ठीक है, एसी सोर्सेस में इसका सिंबल कुछ इस तरह लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। आर करंट एसी सोर्स। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, इसको एसी आर ए बी एस नाम, दो नाम देते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है, पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी, जैसे कोई अल्टरनेटिंग करंट सोर्स मान लेते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट अगर है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखिए। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके एम्पलीट्यूड से डिफाइन होगा। उसकी वैल्यू देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार बदल रही है। ठीक है, मान लेते हैं इधर टाइम स्केल चल रही है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख रहे हैं, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार बदलेगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पर ये मैग्नीट्यूड आई, ये 0 है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है शुरुआत में, फिर एक टाइम के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर से ये निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक बार करंट की डायरेक्शन अगर मान लेते हैं ये है, इधर की है, जैसे कोई सर्किट हम बना लें, इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड किया हमने सर्किट में, और इसमें हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है ये कनेक्ट कर दिया हमने, तो इसमें करंट फ्लो आउट होगी। मान लेते हैं इसका ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगी वो कुछ इस तरह से मान लीजिए जा रही है। लेकिन एसी सोर्स में क्या होता है कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन एक टाइम के बाद फिर से अपोजिट हो जाती है, यानी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर उल्टा आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 180 डिग्री का चेंज आता है उसमें। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, इसके करंट का फार्मूला जो लिखते हैं कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है, आई इक्वल टू आई नॉट, जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट है, और साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये साइनोसाइडल ग्राफ फॉलो करता है। ठीक है,
साइनोसॉइडल ग्राफ का मतलब है कि साइन थीटा का जो फंक्शन बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसको ये फॉलो करता है। इसमें इसका फंक्शन हम लोग कुछ इस तरह से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ठीक है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखिए इसकी मैग्नीट्यूड लगातार बदल रही है, एक बार फिर मैक्सिमम पहुंच गई, उसके बाद फिर से मिनिमम, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर से मिनिमम यानी जीरो पे पहुंच गई। इस तरह से इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा बदल रहा है, ठीक है। और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये फिर से रिपीट होता वही, इसीलिए इसको पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक फ्लो ऑफ करंट है। ये पीरियोडिक फ्लो इस तरह से है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से वही पार्ट रिपीट होता है, इस तरह से ये फ्लो होता है। एसी सोर्स या एसी करंट इस तरह से काम करती है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बस इस तरीके से है, इंट्रोडक्शन मात्र है। आप इसको समझते रहिए क्या क्या चीजें होती हैं, एसी सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स क्या होता है। डीसी सोर्स में जो करंट का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है लगभग, आइडियल लीनियर तो कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि वो भी वैरी करता है, लेकिन हम आइडियल केस से डिस्कस करते हैं, ये लीनियर है, ठीक है। इधर टाइम है और इधर अगर करंट आई हम लोग दिखाएं, इस एक्सिस पर करंट आई की वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो अनचेंज होता है, वो एकदम फिक्स अमाउंट का, जैसे 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट जो भी फ्लो होगी वो फिक्स अमाउंट में फ्लो होती रहेगी, ठीक है। ये कुछ डीसी सोर्स होते हैं। तो ये एनर्जी सोर्सेस इस तरह के हो गए। तो कोई भी करंट सोर्स है वही वोल्टेज सोर्स भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। बस केवल इतना इसमें फर्क होता है कि करंट सोर्स में जब हम इसको करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो सोर्स का अपना खुद का इंटरनल, हर एक बैटरी सोर्सेज का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी इंटरनल इंपीडेंस होता है। जब इसको हम करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो इंटरनल इंपीडेंस को हम लोग, जब भी हम करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखिएगा, जब एनर्जी सोर्सेस को करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो इसका अपना इंटरनल इंपीडेंस है उसको हम लोग सीरीज ऑर्डर में सम अप कर देंगे, ठीक है। इंपीडेंस का जो साइन हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं देखे थे, साइन इसको हम लोग सिंपल क्या बोल देते हैं, और क्या इंपीडेंस का साइन हम बनाते हैं, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। इंपीडेंस का जो साइन सिंबल है कुछ इस तरह से बॉक्स बना करके जेड लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे पार्ट आते हैं, इसका इंडक्टर, इसका कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस एक तरीके से सारे तीनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इसको हम लोग सीरीज ऑर्डर में, सीरीज में इसके सोर्स के सीरीज में सम अप कर देते हैं, यानी इसमें ऐड कर देते हैं। अगर इसको एसी सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी करंट अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की तरह, अगर वोल्टेज सोर्स की तरह इस्तेमाल करें, वोल्टेज सोर्स की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो इसी सोर्स को में हम लोग क्या कहेंगे, इसके पैरेलल एक इंपीडेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इसी सोर्स को एसी सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसके सीरीज में ऐड कर देंगे, और इसको जब वोल्टेज सोर्स की तरह यानी करंट सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सीरीज में, और वोल्टेज सोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग पैरेलल में ऐड कर देते हैं एक इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस जेड। इसमें एक इंपीडेंस हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से यही सोर्स हमेशा एसी और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का काम करेगा, ठीक है। और कुछ इसी तरह डीसी सोर्स में देख लीजिए, डीसी सोर्स में भी जो बैटरी होती है या सेल जो होता है उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरनल इंपीडेंस होता है। वो भी इसी तरह से सिंपली इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर का जो पार्ट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है डीसी सोर्स में, इसलिए उसको निगलेक्ट करके एक रेजिस्टेंस का पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग इसके सीरीज ऑर्डर में सम कर देते हैं, ठीक है। और यही सोर्स बैटरी का भी होता है, यही सोर्स आपका जो है करंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज के लिए भी इसी तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग, इसका मान लेते हैं वोल्टेज भी है, इसका भी वोल्टेज मान लो भी है, ये करंट आई हो गई, ये वोल्टेज भी हो गई, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ पार्ट इसका इंटरनल इंपीडेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, वो किसी न किसी हर एक सोर्स का होता है, क्योंकि जो सोर्स होते हैं उसमें तो वायर और सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, मेटेलिक चीजें, उसका अपना खुद का इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और एक तरीके से कहें इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस उसका अपना खुद का होता है, ठीक है। वो चीज हम लोग जिस फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने
नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएँ। अब आप लोगों का जो चैप्टर शुरू होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों का जो चैप्टर शुरू होगा, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए नोट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा, ठीक है? हम यहाँ पे समझाएँगे, काफ़ी चीज़ें समझाएँगे और लिखने का वाला काम थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है? बस इसको समझिए अच्छे से, अगर आप समझे रहेंगे तो आसानी से एग्ज़ाम में लिख लेंगे। ये कुछ होता नहीं है, बस सिंपल बात यही है कि बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए रटते हैं। ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे खूब बड़े-बड़े नोट्स बनवाए जाएँगे, खूब ढेर सारा लिखवाया जाएगा उनको और उनको पढ़ना उनको बोझ बन जाता है। वो समझ नहीं पाते, उनको रट करके एग्ज़ाम में लिख देते हैं, पर आपको रटना नहीं है यहाँ पे। रटेंगे तो हमेशा बोझ की तरह रहेगा ये और जब समझने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस किया, एनर्जी सोर्सेज़ तक हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि और लिखा भी था हमने जो सर्किट एलिमेंट में जो आप लोगों की चीज़ें थी, उसमें हमने क्या लिखा था देखिए, सर्किट एलिमेंट में हमने मीटर, व कनेक्टिंग वायर और ये सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है? जो इस्तेमाल होगी, ठीक है? मीटर्स क्या होती हैं, कनेक्टिंग वायर्स क्या होते हैं या स्विचेज़ कहें, जो स्विचेज़ घरों में इस्तेमाल होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। इंडक्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेसिक यही पढ़ते हैं। अगर इनके बारे में हम जान रहे हैं ये क्या करते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या काम करते हैं इनके, तब हम इनका इस्तेमाल जब पढ़ेंगे थ्योरी में और चीज़ों में, तो समझ में आसानी से आ जाएगा कि क्या-क्या करते हैं, ठीक है? तो अब इसके आगे जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ये समझने के लिए था, यहाँ तक आप जो कुछ भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, पर ये समझिएगा ज़रूर, इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट में बताइएगा, हम उसको एक बार और समझा देंगे। एक और नया लेक्चर हम लोग बना देंगे इसके बारे में, जिसमें उसके बारे में और डिटेल एनालिसिस हो सकती है, ठीक है? अब इसके आगे जो चैप्टर हम लोगों का शुरू हो रहा है, जो पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। ज अक्सर पहला क्वेश्चन इसी पार्ट से होता है, ठीक है? पहला दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट से ज़रूर होता है। ये पार्ट आप लोगों का शुरू है एनालिसिस ऑफ, देखिए, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, एनास एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, ठीक है? ये पार्ट, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसके बारे में पढ़ना है और नोट्स भी बनाते रहना है, ताकि रिवाइज़ करने में आसानी हो। जब आप रिवाइज़ करना चाहें, तो आसानी से तो एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में हम लोग देखेंगे कैसे किसी भी जैसे कोई सर्किट हमें दे दी गई है, तो उसमें पूछेगा कितनी करंट फ्लो हो रही है या उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, उसमें यूज़ टोटल वोल्टेज क्या है, उसमें कितना अमाउंट का पावर कंज्यूम हो रहा है या कितने वाट की बिजली फ्लो हो रही है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट, इंटरमीडिएट में बहुत सिंपल सर्किट होती है, जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है, तो उसके लिए कुछ हम लोग टूल्स पढ़ते हैं ताकि आसान हो जाए, ठीक है? उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, यहाँ जो टूल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है? ये भी इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या रूल्स हैं, ठीक है? सबसे पहला रूल, किरचॉफ करंट, ठीक है? किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ करंट रूल। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो किरचॉफ ने एक नियम दिया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या वो नियम उन्होंने बताया, क्या रूल बताए हैं उस करंट को हम लोग कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में किरचॉफ ने कुछ बताया है, उसके बारे में हम देखते हैं, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग आगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे नेटवर्क्स की अलग-अलग, तो हम लोग देखेंगे कि इन सब रूल्स का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो आसानी होगी आपको पढ़ने में, ठीक है? तो वो रूल क्या-क्या हैं? पहला किरचॉफ करंट लॉ है। इसमें उन्होंने बताया है, जो किरचॉफ करंट लॉ है, देखिए इसकी डेफिनिशन लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, ठीक है? द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक
सम ऑफ करंट at any node of the electrical circuit is 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि समेशन ऑफ आई एन इक्वल टू 0 वेयर एन इक्वल टू 0 टू 0 नहीं है यहाँ पे 1 टू कैपिटल एन, यानी जितने नंबर ऑफ वायर कनेक्ट होंगे किसी नोड से, नोड हम समझते हैं क्या होता है अभी, वहां पर हम लोग अगर किसी नोड पर देखेंगे जो टोटल सम ऑफ होगा करंट का वो 0 होगा। ठीक है, जैसे कोई सर्किट हो गई मान लेते हैं, कुछ इस तरह की सर्किट, एक जंक्शन पॉइंट है, नोड या जंक्शन इसको बोलते हैं, यहाँ पर ढेर सारे वायर कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप समझिए, सिंपल बात समझिए कि जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है वहां पर ढेर सारे जंक्शंस होते हैं, एक सिंपल मेन बोर्ड होता है, वहां पर क्या होता है कि उस मेन बोर्ड से हम लोग घर में हर जगह पे सप्लाई ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग जगहों पे, बल्ब के लिए, पंखों के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, एसी के लिए एक सिंपल बोर्ड होता है, वहां से हम लोग पूरी सप्लाई घर की देखते हैं। ठीक है, वही बोर्ड मान लीजिए एक तरीके का नोड है। ठीक है, उस नोड पर हम लोग देखेंगे कि देखिए करंट आई आती है किसी ट्रांसफार्मर से, किसी सोर्स से करंट आई आएगी या वोल्टेज आएगा, वो क्या होगा, ये करंट आई आएगी और यहाँ नोड पर आ करके डिस्ट्रीब्यूट होगी हर एक जगह पर। ठीक है, पंखों में, बल्ब में, या एसी, फ्रिज, कूलर, हर जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं I1, I2, I3, I4, ठीक है, I5, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक करंट आती है किसी नोड पर और अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए टोटल अलजेब्रिक सम है, यानी कि जो आने वाली है उसको एक डिफरेंट साइन देंगे, जो जा रही है यहाँ से उसको एक डिफरेंट साइन देंगे, यानी नोटेशन अलग अलग रखेंगे उसका साइन। आने वाली को अगर हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो आई पहला, और जाने वाले को अगर हम निगेटिव मान लें तो निगेटिव साइन I1, I2, I3, I4, I5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये आपका एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, ये एक तरीके का इक्वेशन बन करके आ गया करंट का किसी नोड के लिए या किसी जंक्शन पर जहां पे ढेर सारे वायर कनेक्ट हैं। तो एक तरीके से हम लोग सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं कि आने वाली करंट जो होती है उसका टोटल अमाउंट जाने वाली करंट के टोटल अमाउंट के बराबर होता है। ये है किरचॉफ करंट लॉ, हर एक नोड पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी जंक्शन दो या दो से अधिक या 3 वायर वहां पे कनेक्ट हैं तो वहां पर हम लोग ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ इतना है, इसका स्टेटमेंट ये हो गया। अगर पूछता है आपके एग्जाम में, आप इसका स्टेटमेंट लिखिए और एग्जाम्पल में इसको आप बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग इसका सिंबल सर्किट बना करके आसानी से समझा सकते हैं कि क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, दो ही रूल हैं इसके, एक किरचॉफ करंट लॉ है और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, जो दूसरा आपका आता है बी पार्ट, एक मिनट, ठीक है, इसका बी पार्ट जो है किरचॉफ वोल्टेज में। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी सर्किट एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ये भी सिंपल करंट की तरह टोटल स्टेटमेंट वही है, बस जहां करंट वहीं वोल्टेज कर देना। ठीक है, लिखते हैं चलिए, दिस लॉ
स्टेट्स दैट, और वहां पे नोड था और यहाँ पे लूप आ जाएगा, ठीक है। ये क्या स्टेट करता है डिस्ला, द एल्जेब्रिक सम ऑफ potential differences the algebraic sum of potential differences around any closed loop is 0, ठीक है। यानी कि समेशन ऑफ n वी एन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी किसी क्लोज लूप में, किसी सर्किट लूप में जितने पोटेंशियल हम लोगों ने ऐड किया है उसका समअप जो होगा, टोटल सम जो होगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी बहुत ही बेसिक है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है हम लोगों का। तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं लेट कोई सर्किट हम लोग बना लेते हैं, एक सिंपल सर्किट, एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्पीडेंस सेट करेंगे। हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, हमने बताया था जो रजिस्टर होता है सिंपल, वो क्या होता है, सिंपल रजिस्टर प्योर नहीं होता, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का पार्ट इनबिल्ट होता है। या प्योर इंडक्टर है तो उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का पार्ट होता है, या प्योर कैपेसिटर है तो उसमें कैपेसिटर और रजिस्टर का पार्ट इनबिल्ट होता है, ठीक है। ये बात जानते रहिएगा। और कुछ ना कुछ पार्ट इंडक्टर का कैपेसिटर में भी होता है, तो उसको हम लोग इम्पीडेंस जेड से बोलते हैं। मान लेते हैं एक इम्पीडेंस Z1 यहाँ कनेक्ट है, दूसरा यहाँ पे कनेक्ट है, तीसरा यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह की कोई सर्किट है जहां पर हमारा Z1, Z2 और Z3 तीन इंपीडेंस कनेक्ट है, ठीक है। और सर्किट को हमने ऐड कर दिया है वोल्टेज V से, ठीक है। कोई वोल्टेज सोर्स भी है जिससे हम लोग सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइन डिसाइड करेंगे, एल्जेब्रिक सम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि साइन क्या होगा। तो करंट की डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे, ये याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर लूप पहले डिसाइड करेंगे, मान लेते हैं लूप कुछ इस तरह से हम ले रहे हैं, क्लॉकवाइज लूप, ठीक है। लूप हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है आई, करंट जिस सिरे से इंटर करेगी इंपीडेंस में वो सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा निगेटिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, इसमें इसी तरह ये सिरा पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ठीक है। ये याद रखिएगा। और ओम लॉ से आप जानते हैं किसी भी इंपीडेंस में या रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, या आई इंटू Z1 कहेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो टोटल वोल्टेज की जब हम बात करेंगे इस सर्किट के लिए, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई Z1, दूसरा प्लस आई Z2, ठीक है। देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव लिख रहे हैं इसलिए प्लस साइन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और फिर से पॉजिटिव फिर निगेटिव आया, प्लस आई Z3, ये तीसरा पार्ट हुआ। और ये देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज भी ऐड है, माइनस V इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन करके आई है वोल्टेज की इस सर्किट के लिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हर जगह हम लोग करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर करना पड़ता है हमें, ठीक है। वो बहुत ही ईजी पड़ता है, ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत टेढ़ा हो जाता है। इसलिए टेढ़ा पड़ जाता है क्योंकि अभी तो ये सिंगल लूप हमने बनाया है, सिंगल लूप में हमने इस तरह से लिख दिया है इसको। लेकिन जब ढेर सारे लूप बनेंगे और यही इंपीडेंस या रेजिस्टेंस जो भी ऐड हुआ है इंपीडेंस, ये एक लूप की बजाय अदर अदर लूप में शेयर होगा। अगर ढेर सारे लूप में इसको हम शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, ये इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, ये बदल जाता है फॉर्मेट। तो ये ध्यान रखिएगा। पर एक सिंगल लूप में कुछ इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नोडल एनालिसिस।
एक नई हेडिंग आपकी आ गई। तीसरी, नोडल एनालिसिस क्या होती है? नोडल एनालिसिस, या दूसरे शब्दों में कहें इसी को, मेश एनालिसिस। ठीक है, ये क्या होती है आइए इसके बारे में देखते हैं। नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, नोडल एनालिसिस या मेश एनालिसिस में कोई सर्किट है जिसकी हम एनालिसिस करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई, ढेर सारे लूप्स हैं उसमें, कनेक्टेड हैं ढेर सारे लूप, उसकी जो एनालिसिस करते हैं, यानी उसकी जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसको हम लोग नोडल एनालिसिस बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब करंट, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके उस सर्किट की इक्वेशन जो लिखते हैं, या उससे करंट और सारी वोल्टेज या और चीज़ें निकालते हैं उसकी, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो उसको हम लोग नोडल एनालिसिस बोलते हैं या मेश एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए मेश एनालिसिस में ढेर सारे सर्किट लूप्स बनाए जाएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग टू लूप नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेश एनालिसिस में जो पहला पार्ट आपका आता है वो है टू लूप नेटवर्क। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है आपका यही है टू लूप नेटवर्क का। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेश एक तरीके से जानते हैं कम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी आधे घंटे हुए सर, आधे घंटे हुए सर, आधे घंटे और है बस सर। ठीक, अच्छा अच्छा सर, ठीक सर, बस ठीक ठीक ठीक। नोडल एनालिसिस में देखिए टू लूप नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टू लूप नेटवर्क में आपका क्या आएगा, सबसे पहले टू लूप नेटवर्क बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। दो लूप बनाएंगे, मान लेते हैं एक इम्पीडेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है जिसका नाम बोल देते हैं Z1 है। ठीक है, इस इम्पीडेंस का नाम Z1 दे देते हैं। फिर आगे चलते हैं, एक और इम्पीडेंस कनेक्ट किया हमने जिसका नाम हम लोग दे देते हैं कुछ इस तरह से Z3, इसका नाम Z2 दे दीजिए। फिर आते हैं एक इम्पीडेंस और कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पीडेंस और लगा दीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी एक इम्पीडेंस लगा दीजिए और यहाँ पर भी एक इम्पीडेंस लगा दीजिए। ठीक है, देखिए कितने इम्पीडेंस हो गए। इसका नाम दे दीजिए ZA। ठीक है, इसका नाम ZB, और बस बस 10 मिनट हो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स, नाम दे देते हैं EA। और यहाँ पे एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर एक और वोल्टेज सोर्स आपको कनेक्ट करना है। इम्पीडेंस को थोड़ा ऊपर बना देते हैं ताकि आसानी से कनेक्ट हो जाए। ये इम्पीडेंस नंबर आपका ZB है और यहाँ से एक और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है जो EB पोटेंशियल डिफरेंस का है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ZA और ZB जो है
ये इसके इंटरनल इम्पीडेंस है वोल्टेज सोर्स के, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स हमने इस्तेमाल किया है उसके इंटरनल इम्पीडेंस हैं ZA और ZB, ये याद रखिएगा। इसका इंटरनल इम्पीडेंस ZA और ZB है, और Z1 Z2 Z3 तीन तरह के इम्पीडेंस यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं अलग अलग। और अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब पोलैरिटी डिसाइड करिए पहले। मान लेते हैं यहाँ माइनस, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस और ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी पोलैरिटी हो गई। अब मान लेते हैं कोई करंट आई फ्लो हो रही है इस सर्किट में, ठीक है। इसका लूप कुछ इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज लूप ले रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा लूप हम लोग ले रहे हैं, वो है एंटी क्लॉकवाइज लूप। इसका लूप क्लॉकवाइज है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है जी। 10 मिनट, हाँ 10 ही मिनट बस, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर I1 और दूसरी I2, ये दो लूप अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आइए। मान लेते हैं I2 करंट इस लूप में फ्लो हो रही है और इस लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ये आपकी पूरी सर्किट हो गई। इसको आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा। लेट अस कंसीडर Z1 Z2 Z3 भी 3 impedances, EA and EB be voltage sources, and ZA and ZB be the internal impedance of the voltage sources, ठीक है। तो हम लोग पहली सर्किट, पहले लूप में आ जाते हैं, फर्स्ट लूप में। फर्स्ट लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग लगाते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके इसका इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है इक्वेशन, देखिए। अगर करंट आई कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है तो पहले तो आप पोलैरिटी लिखिए प्लस माइनस। यहाँ से करंट इंटर करी, यहाँ से निकलेगी प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस। कुछ इस तरह से इसकी पोलैरिटी लिखी जाएगी। कुछ इसी तरह से इसकी भी पोलैरिटी लिखिए, ये प्लस ये माइनस, इधर प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो पहले लूप में हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ बाई KVL रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ रूल, I1 इंटू ZA, इस इंपिडेंस ZA के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 इंटू ZA बाई ओम लॉ, ठीक है। और प्लस I1 Z1 प्लस I1 Z3 के क्रॉस। देखिए दो तरह की करंट फ्लो हो रही है, I1 और I2, ठीक है। दो करंट फ्लो हो रही है, I1 और I2 Z3 के क्रॉस। तो यहाँ पे हम दोनों करंट का सम अप लिखेंगे, ठीक है। I1 प्लस I2 इंटू Z3। इसके बाद आता है आपका वोल्टेज सोर्स माइनस EA इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से, इसमें भी हम लिख सकते हैं I2 ZB प्लस I2 Z2 प्लस, इसके अक्रॉस भी देखिए दो तरह की करंट इसमें भी शेयर हो रहा है। ये Z3 जो लूप इंपीडेंस इस्तेमाल हुआ है ये दोनों लूप में शेयरिंग में है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह की करंट फ्लो होगी। और इसके पार्ट में भी हम लोग ये लिखेंगे I1 प्लस I2 Z3 माइनस, यहाँ पर देखिए EB, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मेश इक्वेशंस और नोडल इक्वेशंस बोलते हैं हम लोग, और इन्हीं की एनालिसिस करेंगे। आगे हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से हम लोग बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी बनती है, कंप्यूटर में आसानी से वैल्यू इंटर करके ये सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।